नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका टीम 7 टीम्स इंडिया ऑफिशियल चैनल पे। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में कभी ना कभी एक बार तो आया ही होगा और आज भी ये लोगों का बहुत पसंदीदा स्टॉक है और इसके बारे में आप सब पहले से ही जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि ये एक 4 से 5 वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें हम आपको बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री। वो एक कैसे 500 स्क्वायर फीट के ऑफिस से आज एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और क्या-क्या उन्होंने किया था ये स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो ये की सीरीज देखने के बाद आप के मन में जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसे आपको पता है हमारे स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने काफ़ी बार बोल दिया है। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या-क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्विजिशंस डन बाय द कंपनी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज, हिस्ट्री ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हिस्ट्री ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई थी। तो जब धीरूभाई अंबानी साहब इंडिया में आए थे 1957 में येमेन से, तो उन्होंने एक स्मॉल 500 स्क्वायर फीट की दुकान खोली थी जो यार्न ट्रेडिंग करती थी और इसके ऑफिसेस थे मुंबई में। और फिर उसके बाद उन्होंने एक सपना देखा था कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बनेगी। तो ये जो यार्न ट्रेडिंग का जो उनका बिजनेस था वो हुआ था शुरू 1966 में। इसके अलावा 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था। जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था 1966 में, ये उसी कंपनी का आईपीओ है और इस आईपीओ ने हिस्ट्री इसलिए बनाई थी क्योंकि ये कंपनी 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी उस टाइम पे। फिर उसके अलावा ईयर 1979 में इन्होंने टेक्सचराइजिंग का फैसिलिटी सेटअप किया था। फिर 1985 में, जो कि कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था पहले, वो चेंज करके कंफर्म हो गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम रखा गया। फिर उसके अलावा इन्होंने 1986 में पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद लीनियर एल्काइल बेंजीन और प्योरीफाइड टेरिफेरिक एसिड का 1988 में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद इन्होंने 1991 और 1992 इन 2 सालों में हजीरा में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट स्टार्ट किया था और 1993 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरसीज कैपिटल मार्केट गई, जहां पे इन्होंने फंड रेज किया ग्लोबल डिपॉजिटरी के थ्रू, और वो इशू का नाम था रिलायंस पेट्रोलियम, 1996 में रखा गया था। फिर ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई थी और ड्यूरिंग दैट टाइम ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन थी इंडिया में। फिर उसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल पॉलिएस्टर कंपनी में इवॉल्व किया और इनके अलावा भी एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन गए बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे एनर्जी, मटेरियल्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट और डिजिटल में। फिर उसके बाद आया ईयर 1995-1996, जहाँ पे इन्होंने एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था और इन्होंने एक यूएस की कंपनी थी NYNEX, जिसके साथ इन्होंने टाई अप करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर किया। पर ये जो जॉइंट वेंचर था, इससे इनको सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ था। ये एशिया की सबसे पहली कॉर्पोरेट कंपनी थी जिन्होंने यूएसए में अपने बॉन्ड्स बेचे थे ईयर 1996 और 1997 में। फिर इसके बाद इसके आने वाले कई सालों में रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसकी वजह से जो इन्होंने एलपीजी पैकेजिंग, मतलब जो घर पे 15 केजी के जो सिलेंडर्स आपके यूज होते हैं, सीएनजी हो गया है, ये सब के वो सारे इन्होंने स्टार्ट किए थे अंडर द ब्रांड नेम रिलायंस गैस। और फिर उसके बाद 1998-2000 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था लार्जेस्ट रिफाइनरी का पूरे दुनिया की, और ये पेट्रोकेमिकल बिजनेस इंटा संभालती थी और ये हुआ था जामनगर, गुजरात में। फिर इसके बाद ईयर आया 2001, जिसको बोला जाता है रिलायंस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड। तो इसको गोल्डन पीरियड इससे बोला जाता है क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, जिस रिलायंस इंडस्ट्री के पहले ये जो रिलायंस टेक्सटाइल थी वो नाम चेंज होकर रिलायंस इंडस्ट्री बना, और फिर रिलायंस इंडस्ट्री के बाद एक और इन्होंने कंपनी सेटअप की थी जिसका नाम था रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड थी, इन दोनों का मर्जर हो गया। तो ये
जो थी ये इंडिया की 2 लार्जेस्ट कंपनीज थी और इनके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे वो भी अलग थे, पर ये सेम हो गए इस ईयर में और इनका ये दोनों बिजनेस मर्ज होके ये बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसलिए ये पूरा इनका गोल्डन पीरियड था। फिर इसके बाद फॉलोइंग ईयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए, जैसे ये बिगेस्ट गैस डिस्कवरी इन्होंने की थी कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ये है मतलब इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने जो फर्स्ट एवर डिस्कवरी थी एक बाय इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो किया था, इसमें इन्होंने लार्जेस्ट गैस डिस्कवर किया था वर्ल्ड में जो था 2002 में। और फिर उसके बाद इन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो जो थी कंपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी उसमें इन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया था। फिर 2006 में इन्होंने रिलायंस फ्रेश को इंट्रोड्यूस किया। अभी रिलायंस फ्रेश का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो मतलब सब्जियां बेचती है, फिर जो भी मतलब आपके घर में जो सामान यूज होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा घर का सामान होता है वो सब कुछ इन्होंने इसके थ्रू बेचना शुरू किया था। फिर 2010 में रिलायंस ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड को अक्वायर किया था, जिसकी वजह से इनको ब्रॉडबैंड मार्केट में एंट्री मिली थी। ब्रॉडबैंड मार्केट बोलो तो अभी जैसे आपके घर पे जो इंटरनेट यूज होता है, वाईफाई यूज होता है, ये सब ब्रॉडबैंड के थ्रू आते हैं। तो उस मार्केट में इनको एंट्री मिली थी। फिर अब आते हैं, ये सब तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्री का हिस्ट्री। फिर अब आते हैं हम प्रोडक्ट्स। अब रिलायंस इंडस्ट्री एक्चुअली में क्या क्या काम करती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे पहले ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में काम करती है, फिर उसके बाद ये रिटेल सेगमेंट में भी काम करती है, फिर ये डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में भी है, जैसे जियो का नाम आप सबने सुना ही है, फिर उसके बाद ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में भी है और ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी मेजर सेक्टर्स है इंडिया में आज आज इनका प्रेजेंस सभी जगह पे है। और अब देखते हैं कंपनी के एक्विजिशंस। ये तो मैंने जब आपको हिस्ट्री बताई थी रिलायंस की और उन्होंने अलग अलग डोमेन में जब एंटर किया था 2010 तक में, तो वो सारे थे। अब ये जो स्लाइड है इसमें आपको पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी लेटेस्ट करंट मार्केट के हिसाब से क्या क्या एक्विजिशंस किए हैं। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, इस सब की तो न्यूज़ आपने सुनी होगी। ये एक्विजिशंस क्यों किए थे कि अभी जैसे 2022 तक और उसके कुछ साल पहले तक इन्होंने एक्विजिशन स्टार्ट किए थे। कोविड के बाद भी बहुत सारे इन्होंने एक्विजिशंस किए, इससे इनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स थी और इनकी बहुत सी जो सब्सिडीज थी उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिला इनको। तो पहले 2 साल के अंदर रिलायंस ने क्या किया था, बहुत सारी कंपनीज को अक्वायर किया, जैसे आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया जिसको आईओटी भी बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ब्लॉकचेन का वो एक यूज केस है। वैसे ही उन्होंने ऑनलाइन मल्टी फिर उसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग, मल्टी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर एआर वीआर और इन सब में भी इनको एक अच्छा खासा एज मिले, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को अक्वायर किया था। तो ये सब हम देखेंगे अगले वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सबके साथ शेयर करिए ताकि हमारी टीम को हौसला मिले ऐसा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। ये था हमारी सीरीज का पहला वीडियो और अब आने वाले कुछ दिनों में हम और 5 से 6 वीडियोस आएंगे आपके सामने जो इसका कंटिन्यूएशन रहेगा और उसमें हम ट्राई करेंगे आपको इनके जितने भी वर्टिकल्स है रिलायंस के, जैसे मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड्स में, जैसे उनका रिटेल सेगमेंट हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस हो गया, इन सबको एक एक करके हम डिटेल में समझाएं ताकि आपको पता चले कि आने वाले सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकती है कि नहीं, क्या आपको रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मैं शोभित गुप्ता आपसे अलविदा देता हूँ और आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।